नमस्कार। मैं दीपक कुमार मेरा यूट्यूब चैनल स्टडी विद दीपक में आपका स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में हमारी जो +2 की पॉलिटिकल साइंस की बुक है समकालीन विश्व राजनीति, उसका चैप्टर नंबर 4 सत्ता के वैकल्पिक के अंदर उसका यह लेक्चर नंबर 6 है। और जैसा हमने लास्ट लेक्चर के अंदर जो डिस्कशन है वो किया था कि किस तरीके से जो चीनी अर्थव्यवस्था का जो उत्थान है वो 1982 के आसपास या 1970 के दशक के बाद इनका जो कुछ कड़े फैसले वो लिए गए थे। और खेती के अंदर 1982 और 1998 में जो इंडस्ट्री थी उसके अंदर काफ़ी आमूलचूल परिवर्तन है वो किए गए थे। जहाँ 1982 के अंदर जो खेती का एक ठेकेदारी प्रथा या कह सकते निजीकरण है वो कर दिया गया था, और उसके माध्यम के द्वारा जो चीनी अर्थव्यवस्था का डेवलपमेंट है वो स्पेशल इकोनॉमिक जोन जिस तरीके से बनाया गया था वो किस तरीके से अपने आप को विश्व के अन्य अर्थव्यवस्थाओं की तुलना में बहुत जल्दी तरीके से समायोजित है वो लिए गए थे। और इसके अंदर अगर देखा जाए तो किसी भी अर्थव्यवस्था को बनाए रखने के लिए इनके जो महत्वपूर्ण जो कार्य है वो नीतिगत फैसले हैं वो सरकार के द्वारा ही लिए गए थे। तो कहीं ना कहीं जो चीनी अर्थव्यवस्था थी वो काफ़ी महत्वपूर्ण रूप से जो प्रोग्रेस है वो कर पाई थी और विश्व में पूर्ण शक्तिशाली वो बन पाई थी। आप यहाँ पे देख सकते हो कि जब 1948 जब चाइना आज़ाद हुआ था, ये लेफ़्ट साइड में पहली फ़ोटो दी गई है, माओ की लाल किताब के बारे में बताया गया जिस तरीके से उन्होंने जो कम्युनिस्ट या साम्यवादी जो प्रणाली है वो अपनाई जाती थी उसको काफ़ी महत्वपूर्ण माना जाता था और उसी प्रणाली के अंतर्गत उन्होंने जो नीतिगत फैसले वो लिए थे। लेकिन जब ये 1948 की बात है, लेकिन 1948 के बाद जब जिस तरीके से उन्होंने इकोनॉमी को अपने को बूस्ट किया 1970 के आसपास, तो वो पूंजी एक बताई गई है जिसके अंदर जो टाई है वो आप देख सकते हो, जो गले की जो टाई है वो बन गई है। तो कहीं ना कहीं पूंजीप्रस्त जो कम्युनिस्ट चीनी सरकार थी वो कहीं ना कहीं पूंजीप्रस्त है वो हो गई थी। और इसी के अंतर्गत यहाँ पे जो एक इससे रिलेटेड आपका एग्जाम्पल है वो देख सकते हैं। इसके दो साइकिल के दो पहिए दिए गए आप देख सकते हो। एक जो कम्युनिस्ट पहिया है, सबसे आगे वाला जो पहिया है वो कम्युनिस्ट पहिया दिया गया है जिसके अंदर संसाधनों के ऊपर हर व्यक्ति पर्सन के लिए समान जो अधिकार है वो प्रदान किए गए थे और किसी भी तरीके से जो भेदभाव की थी जो नीतिगत नीतियाँ थी वो मिटाई गई थी, अपनाई नहीं गई थी। लेकिन इकोनॉमी के तौर पे अगर देखा जाता है चाइना ने किस तरीके से अपने आप को डेवलपमेंट किया था, उसका जो पीछे वाला पहिया है वो आप डॉलर एक देख सकते हो, डॉलर का साइन बना हुआ है। और डॉलर है वो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के लिए माना जाता है जिसके अंतर्गत जो कम्युनिस्ट चीनी सरकार थी वो किस तरीके से उसका जो आगे वाला चेहरा है वो कम्युनिस्ट बनाया गया और जो साइकिल के रूप में चीन को इंडिकेट किया गया है, जिसका आगे वाला पहिया एक कम्युनिस्ट के रूप में इंडिकेट किया है और पीछे वाला पहिया जो पूंजीवादी कैपिटलिज्म के रूप में जो रिप्रेजेंट है वो किया गया है। तो चाइना का ये थोड़ा सा आप रूप के बारे में उनके इकोनॉमी अर्थव्यवस्था के बारे में जो आप अंतर है वो मुख्य रूप से देख पा रहे हो और ये कार्टून के माध्यम से इंडिकेट है वो किया गया। पीछे बताया भी गया है कि अध्याय की शुरुआत में दिए गए चित्र की भांति उपयुक्त कार्टून में से पहला चीन के रूप में बदलाव को इंगित करता है। दूसरे कार्टून में साइकिल का प्रतीक के रूप में इस्तेमाल है वो किया गया है। जो शुरुआती दौर में सबसे पहले आपको मैंने जो दो कार्टून अब और तब वाले दिखाए थे उसके अंदर किस तरीके से अपने आप को चेंज है वो किया गया है। विश्व में सबसे ज़्यादा साइकिलें चीन में इस्तेमाल है वो की जाती है। कार्टून में साइकिल का इस्तेमाल आज के चीन के दोहरेपन को इंगित करने के लिए किया गया। तो ये दोहरापन है वो दिखाते कुछ और है और एक्चुअल में होता कुछ और है। कई बार हम भी कुछ खिलौने वगैरह खरीद लेते हैं, जैसे ख़ास तौर पे माना जाता है कि मेड इन चाइना चाहिए, चाइनीज़ है, मतलब कम वैल्यू वेटेज है उसको दी जाती है।
तो वेटेज देने का मतलब ये है कि बच्चों वो जो जो टेक्नोलॉजी वो यूज़ कर रहे हैं वो अपने लिए तो अलग यूज़ कर रहे हैं और दूसरों के लिए अलग यूज़ कर रहे हैं। उनकी टेंडेंसी अलग है। यानी कि जो घरेलू उत्पादन उनका किया जा रहा है, घरेलू आम नागरिकों लिए, देश के लिए जो प्रोडक्शन है वो किया जा रहा है, वो सबसे बढ़िया क्वालिटी की यूज़ कर रहे हैं वो। लेकिन दूसरे देशों के लिए व्यापारिक तौर पे जिन वस्तुओं का प्रोडक्शन किया जा रहा है, निर्यात, इंपोर्ट, एक्सपोर्ट किया जा रहा है, उन टेक्नोलॉजी के अंदर जो क्वालिटी है वो लो मेंटेन है, वो की जा रही है। आपने कोई भी चीज़, बैटरी, इलेक्ट्रॉनिक आइटम है, कोई खिलौने हैं, कुछ भी आपने देखा होगा तो चाइनीज़ है वो, उनकी जो वैल्यू है वो थोड़ी बिल्कुल कम होती है, बहुत कम, रिलायबल नहीं है, वो विश्वसनीय नहीं मान सकते हम किसी भी तरीके से। तो ये दोहरा रूप एक तरह से, वो जिस तरीके से साइकिल के माध्यम से उनको चीन का रूप दिखाया गया कि वो अपने आप को दिखाते तो कुछ हो रहा है और ऑन एक्चुअल होते कुछ हो रहा है। तो इसी के माध्यम से ये जो उनकी टेंडेंसी है वो थोड़ी अलग है, वो मानी जा सकती है। अब इसी के साथ आज का जो हमारा वीडियो है कि किस तरीके से जो चीन के साथ हमारा रिलेशन है वो माना जा सकता है, समझा जा सकता है, और किन किन माध्यमों के द्वारा इनको कुछ पॉइंट के माध्यम से देखा जा सकता है। तो चीन के साथ अगर शुरुआती दौर से अगर देखा जाए तो हिंदी चीनी भाई भाई का नारा वो दिया जाता था 1962 से पहले, जब हमारा भारत और चाइना का जो युद्ध है वो नहीं हुआ था। और पंचशील के जो समझौता या सिद्धांत जवाहरलाल नेहरू जी ने 1954 में दिया था, तो वो उसका देने का मकसद ये था, पंचशील 5 सिद्धांत है वो दिए गए थे, जिसके अंदर हमारा गांधी जी के द्वारा, जिसके अंदर ये प्रमुख रूप से थे 5 बातें, जिसके अंदर किसी शांतिपूर्ण स्थायी जो अपना दोनों देशों के बीच में शांतिपूर्ण सहअस्तित्व है वो रखना, दोनों को मान्यता देना, और सबसे मुख्य ये था कि किसी भी जो उनकी बाउंड्री है, दोनों देशों की बाउंड्री है, वो कभी भी उस बाउंड्री को क्रॉस है वो नहीं करेंगे। दोनों देश, भारत और चाइना की किसी भी बाउंड्री को क्रॉस है वो नहीं करेंगे। और आप देख सकते हो कि 8 साल बाद ही चाइना ने जो ये एग्रीमेंट है वो तोड़ दिया था, और 1962 के अंदर उन्होंने आक्रमण है वो कर लिया था। तो काफ़ी क्षेत्र है, अरुणाचल प्रदेश का काफ़ी जो क्षेत्र है वो चाइना के आज भी उनके पास है, वो माना जा सकता है। तो ये एक दोहरा रूप, जिस तरीके से दोहरेपन का यहाँ इंडिकेट किया गया है, यहाँ बताया गया है कि किस तरीके से चाइना वो दोहरेपन का रूप अपनाता है। ये शुरू से इसकी टेंडेंसी कुछ इसी तरह की रही हुई है कि ये दिखते कुछ और है और अंदर से और होते कुछ और है। बाहर से दिखते कुछ और है और अंदर से होते कुछ ही और है। तो अभी आ जाता है कि हमारा चीन के साथ किस तरीके से जो रिलेशन है वो माना जा सकता है, और शुरुआती दौर से लेकर और वर्तमान में दौर में देखा जाए तो काफ़ी कुछ चेंज है वो भारत और चाइना के रिलेशन में माना जा सकता है। और आज वर्तमान दौर की अगर बात करूं तो चाइना के साथ हमारे जो रिश्ते हैं वो खटास भरे हैं, ठीक है। तो कुछ पहलू दिए गए उनके माध्यम से ये हमारा सेकंड लास्ट वीडियो है। कल इसको अगले जो डे के अंदर इसको कंप्लीट कर लेंगे। तो पश्चिमी साम्राज्यवाद के उदय से पहले भारत और चीन एशिया की महाशक्ति थे। अगर पश्चिमी साम्राज्यवाद की नीतियों को अगर देखा जाता है या इसके कार्यकाल के बाद देखा जाता है तो भारत और चाइना को विश्व की, एशिया की महाशक्ति के रूप में माना जाता है। ये कोई दो राय है वो नहीं है। चीन का अपने आसपास के इलाकों पर भी काफ़ी प्रभाव था, और आसपास के छोटे देश इसके प्रभुत्व को मानकर और कुछ नजराना देकर चैन से रहा करते थे। यानी कि उसको शुरुआती दौर में ये खुराफाती टाइप से रहा हुआ, एक तरह से मान सकते हैं, जो दूसरे देशों को परेशान करने के लिए इनको मज़ा आता है। तो जो भी इसकी प्रभुत्व या शक्ति को मानने के लिए जो आसपास के जो छोटे छोटे देश है या टापू या जितने भी अन्य समुदाय थे, वो एक नजराना दे देते थे, इनको एक भेंट दे देते थे, एक रिश्वत टाइप दे देते थे, ताकि किसी भी तरीके से जो चाइना वो हमारे ऊपर है वो आक्रमण या हमें परेशान है वो ना कर पाए। तो ये कुछ, यानी कि उनकी बचने से एक देशों के द्वारा उनको एक नजराना वो दिया जाता था, ताकि वो अपना प्रभुत्व है वो कायम रख सके। चीनी राजवंशों के लंबे शासकों में मंगोलिया, कोरिया, हिंद, चीन के कुछ इलाके और तिब्बत इसकी अधीनता को मानते रहे हैं। अगर
इसके आसपास के जितने भी क्षेत्रफल को अगर देखा जाता है तो इनके जो मंगोलियन थे, कोरिया थे, हिंदी चीनी के अलावा जो अन्य उसके आसपास के जितने भी क्षेत्र हैं, और इन सभी ने जो चीनी प्रभुत्व को माना है और इससे बचने की काफ़ी अधिक मात्रा में कोशिश है वो की है। क्योंकि जिस तरीके से भारत के मामले में हम देखते हैं कि भारत एक शांति प्रिय देश है और भारत ने कभी भी जो किसी दूसरे देश पर आक्रमण है वो नहीं किया। तो यानी कि उसकी आक्रमण ना करने की बदौलत ही भारत को शांति प्रिय देश है वो माना जाता है। और लेकिन इसकी तुलना में जो चाइना है, ये हमेशा इसकी ये पॉलिसी ऐसी रही है कि दूसरों को परेशान करने की नीति इसकी रही है। भारत के भी अनेक राजवंश और साम्राज्यों का प्रभाव उसके अपने राज्य से बाहर भी रहा है। यानी कि जिस तरीके से दूसरे देशों के या छोटे छोटे देशों या टापुओं के साथ, अन्य राजवंशों के साथ हमेशा से भारत और उसके आसपास के क्षेत्रफल के साथ या भौगोलिक ज्योग्राफी के साथ हमेशा से भारत का जुड़ाव है वो अच्छा दोस्ताना रहा है। भारत हो या चीन, इसका प्रभाव सिर्फ राजनीतिक नहीं था, यह आर्थिक, धार्मिक और सांस्कृतिक भी था। अब जितने भी अन्य देशों के साथ या छोटे छोटे समूह के साथ अगर इन रिलेशन की जब बात की जाती है तो इसमें जो राजनीतिक इनका रिलेशन ना होते ही आर्थिक, धार्मिक और सांस्कृतिक कल्चर भी देखा जा सकता है। कहीं न कहीं कुछ अन्य देशों के साथ इनकी जो समानता है वो देखी जा सकती है। जैसे भारत का नेपाल के अंदर आपने देखा हुआ, श्रीलंका में देखा हुआ, म्यांमार में देखा हुआ, पाकिस्तान में देखा होगा। जिस तरीके से आसपास के जितने भी ये अन्य क्षेत्र, राज्य है या देश है, इनके साथ पॉलिटिकल तो रिलेशन है ही है, आर्थिक, धार्मिक, सांस्कृतिक इनके साथ जो समानता है वो पाई जाती हैं। और आपको आसपास के देशों के साथ काफ़ी अधिक मात्रा में जो इनकी रिश्तेदारियाँ या रिलेटिव है वो मिल जाएंगी। तो कई जो काफ़ी समय पहले विस्थापित हो गए थे, जिनका परिवार 100-200 साल पहले इन देशों के अंदर विस्थापित है, वो हो गए थे। पर चीन और भारत अपने प्रभाव क्षेत्रों के मामले में कभी नहीं टकराए थे। यानी कि इससे पहले 1962 से पहले अगर बात की जाए तो दोनों के रिलेशन अपने सेपरेट रहते थे और दोनों अपने अपने दायरे के अंदर इसके सीमित रहते थे, और कभी भी इनका जो दोनों देशों के साथ कभी भी युद्ध है वो नहीं हुआ था। इसी कारण दोनों देशों के बीच राजनीतिक और सांस्कृतिक प्रत्यक्ष संबंध सीमित ही थे। यानी कि इनके आपस में जो रिलेशन है वो कहीं न कहीं सीमित है वो माने जा सकते हैं, और इन्होंने कभी भी अपनी जो सीमा है उसको लांघने की कोशिश वो नहीं की। परिणाम यह हुआ कि दोनों देश एक दूसरे को ज़्यादा अच्छी तरह से नहीं जान सके, और 20वीं सदी में दोनों देश एक दूसरे से टकराए तो दोनों को ही एक दूसरे के प्रति विदेश नीति विकसित करने में मुश्किल है वो आई थी। तो शुरुआती दौर पे जब हम देखते हैं कि जब जिस व्यक्ति, पर्सन या समाज के साथ हमारा राजनीतिक, धार्मिक, सांस्कृतिक या आर्थिक आधार पे जिनके साथ हमारा रिलेशन हो, जैसे भारत है, चलो पाकिस्तान से बाद में बना, 1947 के बाद बना है, लेकिन नेपाल है, भूटान है, म्यांमार है, तो इनके साथ हमेशा हमारा व्यापारिक संबंध रहा है, और व्यापारिक संबंध होने की वजह से ही इनको तवज्जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा दी जाती थी। लेकिन 20वीं सदी से पहले की जब अगर बात की जाती है तो भारत का कभी भी चाइना के साथ कोई इतना ज़्यादा डेवलपमेंट है या विकास है या रिलेशन है वो प्रगाढ़ नहीं रही। और जिस तरीके से 1962 के आसपास जब ये दोनों देशों के बीच लड़ाई हुई या जंग देखी गई, उस समय काल के बाद में दोनों के बीच में जो इनकी फॉरेन जो नीतियाँ बनाई गई थी उसमें काफ़ी ज़्यादा जो दिक्कतों का सामना है वो देखना पड़ा था। अंग्रेजी राज से भारत के आज़ाद होने और चीन द्वारा विदेशी शक्तियों को निकाल बाहर करने के लिए यह उम्मीद जगी थी कि ये दोनों मुल्क साथ मिलकर विकसित, विकासशील दुनिया और ख़ास तौर से एशिया के भविष्य को तय करने में महत्वपूर्ण भूमिका वो निभाएंगे। अब जिस तरीके से भारत और विदेशी शक्तियों के हाथ में या उपनिवेशिक के अंदर रहा हुआ है, ठीक उसी तरीके से ही चाइना के ऊपर भी अधिकार रहा हुआ है। लेकिन जिस तरीके से ये उपनिवेशिक शक्तियों का दौर ख़त्म हुआ तो ये जब दोनों आज़ाद हुए, क्योंकि दोनों ही 1948 के अंदर चाइना और 1947 के अंदर भारत है वो आज़ाद हुआ, तो दोनों एक लगभग एक समान समयकाल के अंदर इनको देखा जाता है कि दोनों आज़ाद है वो हुए थे। और जब आज़ाद होने के बाद एशिया के अंदर जब ये
जनसंख्या रिसोर्स के साधन भी सबसे ज़्यादा थे। तो ये देखा गया था कि एशिया में नहीं, पूरे विश्व के अंदर ये दोनों देश मिलकर कार्य करेंगे, और दोनों के द्वारा कार्य करने के बाद इनका जो विश्व के अंदर ये महत्वपूर्ण भूमिका भी निभा सकते हैं विश्व शांति के अंदर। कुछ समय के लिए हिंदी चीनी भाई भाई का नारा भी लोकप्रिय हुआ। सीमावाद पर चले सैन्य संघर्ष ने इस उम्मीद को समाप्त वो कर दिया। अब जिस तरीके से मैंने कहा कि जब जिस तरीके से भारत है आज़ाद होने के बाद, भारत ने सबसे पहले अपने जो जितने भी पड़ोसी मुल्कों के साथ अपने रिलेशन है वो कभी भी बिगाड़ने की कोशिश नहीं की। भारत की कभी भी नीति नहीं रही है कि भारत के जितने भी आसपास के जो देश हैं, अन्य देश हैं, जो पड़ोसी देश हैं, उनके साथ जो रिश्ता है वो एक खटास भरा रहे, यानी कि माहौल अच्छा ही उनके साथ रहने की कोशिश रखी गई है। और इसी के अंतर्गत जो जवाहरलाल नेहरू जी ने 1944 के अंदर जो पंचशील का समझौता दिया था, जिसके अंदर यही नारा दिया गया था हिंदी चीनी भाई भाई, और जिसके अंदर मुख्य रूप से जो गांधी जी जवाहरलाल नेहरू जी ने उनका यही था कि ये जो अपना सबसे पहला ये है कि आपका अपने पड़ोसियों के साथ अच्छा रिलेशन होना चाहिए, और इसी रिलेशन के माध्यम के जब तक हम अपने पड़ोसियों के साथ किसी भी स्थिति से या संकट में स्थिति से नहीं इस कोई भी समाधान से दूर रहेंगे, तभी अपना डेवलपमेंट है वो अच्छी तरीके से कर सकते हैं। तो ये 1962 के आसपास जो उम्मीद थी वो ख़त्म हो गई थी, और एक युद्ध है वो हुआ था जिसके पास ये जो हिंदी चीनी भाई भाई की जो नीति थी वो कारगर साबित है वो नहीं हो पाई थी। आज़ादी के तत्काल बाद 1950 में चीन द्वारा तिब्बत को हड़पने तथा भारत चीन सीमा पर बस्ती बनाने के फैसले से दोनों देशों के बीच संबंध एकदम से गड़बड़ा गए थे। अब ये जिसके बाद 1950 के आसपास ये जो जिस तरीके से आपने देखा होगा कि दलाई लामा कई बार आते हैं जो बहुत धर्म से और भिक्षु माने जाते हैं, और ये कई बार इनका हम देख सकते हैं कि इनका डिस्प्यूट रहा है चाइना के साथ, और तिब्बत एक अलग सेपरेट सेंटर है। और जब ये चाइना ने उनको मिलाने की कोशिश की और दलाई लामा को अपने साथ मिलाने की कोशिश की, तो ये दलाई लामा भागकर भारत आ गए थे। तो भारत आने के बाद उन्होंने भारत से शरण ली थी, और आपने देखा होगा दलाई लामा काफ़ी बार भारतीय कल्चर, संस्कृति या बौद्ध धर्म से संबंधित इनको जो इनका आना जाना है वो लगा रहता है, और ये भारत के साथ प्रगाढ़ रिश्ते करने के लिए महत्वपूर्ण माने जा सकते हैं। तो इस तरीके से ये उसके जो चीन के द्वारा तिब्बत को हड़पने के बाद ये जो दोनों देशों के बीच जो रिलेशन था, क्योंकि इसके बाद कहीं ना कहीं बाउंड्री के ऊपर भारत के साथ भी उसके जो कुछ ना कुछ फैसले थे वो गड़बड़ा गए थे, यानी कि भारत के इसकी बाउंड्री सीमा को लांघने की कोशिश वो की थी। तो उसकी वजह से ही कुछ ना कुछ दोनों देशों के बीच में खटास है वो देखी गई थी। भारत और चीन दोनों देश अरुणाचल प्रदेश के कुछ इलाकों और लद्दाख के अक्साई क्षेत्र पर प्रतिस्पर्धा के दावों के चलते 1962 में लड़े थे। तो बाद में मैंने बताया कि जिस तरीके से 1962 के आसपास जो अरुणाचल प्रदेश का जो हिस्सा था उसके ऊपर, और अक्साई चीन आज का जो जम्मू एंड कश्मीर के आसपास का जो क्षेत्र है लद्दाख के अंदर, उसी को अपना कब्जा हथियाने के लिए या अपने क्षेत्र में दर्शाने के लिए या मिलाने के लिए 1962 के आसपास जो चाइना के सैनिकों ने भारतीय सैनिकों पर हमला कर दिया था, और जिसमें आपको पता है कि भारत को करारी शिकस्त है वो देखनी पड़ी थी। तो ये जो काफ़ी सारे अरुणाचल प्रदेश और लद्दाख का अक्साई चीन है उसका काफ़ी कुछ जो वर्तमान समय में आज का जो हिस्सा है वो आज भी विश्व राजनीति के मानचित्र के ऊपर भारत के जो हिस्से हैं वो चाइना के द्वारा प्रदर्शित है वो किए जाते हैं। और इसी बात को लेकर कई बार भारत ने WHO को और अन्य संगठन के माध्यम के द्वारा समय समय पर आवाज़ है वो उठाई है, और इस विवाद को निपटाने के लिए उन्होंने कई बार सहमति करने की कोशिश की है, जिसके माध्यम के द्वारा ये जो विवाद है वो हट जाए। और इस तरह क्योंकि उसी क्षेत्र को एक तरफ तो भारत है वो अपने क्षेत्र के अंदर डिगा रहा है, और भारत है भी सही क्योंकि उसका अरुणाचल प्रदेश और अक्साई चीन का जो क्षेत्र है वो लद्दाख के आसपास जो क्षेत्र है जो 1947 के अंदर भारत और
जो पाकिस्तान का विवाद हुआ था, डिस्प्यूट हुआ था, उस मामले के अंदर भारत जो विवादित लेना थी LOC उससे नियंत्रण से एक सेपरेट न्यूट्रल जो जगह रह गई थी, और उसी के माध्यम से चाइना के द्वारा उस जगह को पाकिस्तान द्वारा उस जगह को चीन को दे दिया गया था। तो इस क्षेत्र को दिखाने की वजह से, क्योंकि एक तरफ उसी क्षेत्र को भारत दिखा रहा है और दूसरी तरफ उसी क्षेत्र के ऊपर अपना जो कब्जा है वो विश्व राजनीति के ऊपर, मानचित्र के ऊपर चाइना द्वारा इंडिकेट है वो किया जा रहा है। और तो ये विवाद भी बढ़ा था और अभी तक ये इस विवाद का समाधान है वो नहीं हो पाया है। और भारत और जो चाइना के सैनिक भी आज से 15 दिन पहले हमारे अरुणाचल प्रदेश के आसपास इन दोनों के बीच में सैनिकों के द्वारा कुछ काफ़ी ज़्यादा झड़पें है वो देखी गई थी, और लहू लुहान की जो स्थिति है अभी वो भारत और चीन के सैनिकों के बीच में हो गई थी। तो ये तनातनी का माहौल है, जैसे हमारा एक तरफ पाकिस्तान के साथ बॉर्डर के ऊपर, एक तरफ चाइना के साथ, तो ये हमारा डिस्प्यूट लगा ही रहता है। तो ये था हमारा आज का वीडियो। आज का वीडियो बस इतना ही करेंगे। इस पार्ट को हम 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे, भारत के साथ रिश्ते को चाइना के, और बाकी जो वीडियो है वो कल के वीडियो में करेंगे। तो अगर मेरे ये वीडियो आपको पसंद आए प्लीज़ इसे लाइक करें, इसे शेयर करें। मेरा चैनल अभी सब्सक्राइब नहीं किया स्टडी विद दीपक को सब्सक्राइब कर लें और दिए गए बेल आइकन को क्लिक कर लें ताकि जो भी वीडियो अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो आज का वीडियो बस इतना ही। मिलते हैं नए अगले वीडियो में नए लेक्चर के साथ। तब तक स्टे होम, स्टे सेफ एंड बी पॉजिटिव।